भारत रत्न सम्मान पर सियासत तेज होती जा रही है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम सामने आने के बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कुछ और नामों को आगे किया है। वहीं बीजेपी सारे मामले में कानून के मुताबिक सम्मान देने की बात कह रही है। देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के लिए इस बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने की मांग करती आ रही थी। अब मोदी सरकार में उन्हें ये सम्मान दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने नेताजी को भारत रत्न देने का विरोध किया है। उनका कहना है कि नेताजी का कद इस सम्मान से ऊंचा है। That there is no basis to this speculation. I firmly believe that Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose should be kept above the Bharat Ratna. Let us honor Netaji by following his ideals. नेताजी के परिवार का कहना है कि बोस को मरणोपरांत भारत रत्न कैसे दिया जा सकता है, जबकि सरकार उनकी मौत के बारे में कोई प्रमाणिक दस्तावेज तक नहीं दे पाई है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इसी विवाद को लेकर पहले भी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने का फैसला आखिरी वक्त में वापस ले लिया गया था। इस बीच कांग्रेस ने भी भारत रत्न के लिए सामने आ रहे नामों पर ऐतराज जताया है। भारत रत्न देना देखिए सरकार के हाथ में होता है, जिसको भी चाहे उसको भारत रत्न दे सकती है और नामों की घोषणा होने दीजिए, सूची आए तो पता चलेगा किसको देना है। लेकिन अगर किसी को भारत रत्न देते हैं तो क्या तो सरकार का प्रोरोगेटिव है, सरकार दे सकती किसी को भी भारत रत्न। वहीं सारे विवादों के बीच बीजेपी ने भारत रत्न देने में नियमानुसार सारी प्रक्रिया का पालन करने की बात कही है। इस तरह के सम्मान देने के संबंध में एक स्थापित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत किसको सम्मान देना चाहिए, किसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, वो एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत ये निर्णय होते हैं। भारत रत्न के लिए नामों की अटकलें उस खबर के बाद तेज हुई जब गृह मंत्रालय के पास 5 भारत रत्न मेडल बनाकर रखने की बात सामने आई। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को नामों का ऐलान कर सकते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब बिहार विधानसभा की 10 सीटों के लिए आगामी 21 अगस्त को होने वाले उपचुनाव में 20 सालों बाद अपने घोर विरोधी रहे लालू प्रसाद यादव के साथ चुनावी सभाओं में आज एक मंच पर आएंगे नजर। जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हो चुका है, लेकिन अभी तक लालू नीतीश एक साथ मंच पर नजर नहीं आए हैं। लेकिन अब जल्दी ही बिहार की सियासत के ये दो दिग्गज एक साथ नजर आने वाले हैं। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा की 10 सीटों के लिए आगामी 21 अगस्त को होने वाले उपचुनाव में 20 सालों बाद अपने घोर विरोधी रहे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के साथ चुनावी सभाओं में आज मंच साझा करेंगे। पिछले लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद एक प्लेटफॉर्म पर आई जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। लालू और नीतीश कुमार इन दलों के साझा उम्मीदवारों के पक्ष में हाजीपुर, मोहिद्दूनगर, नरकटियागंज, छपरा और मोहनिया में एक साथ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोनों नेता अपने चुनावी अभियान की शुरुआत हाजीपुर से जेडीयू प्रत्याशी और बिहार विधान परिषद सदस्य राजेंद्र राय के पक्ष में एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी ने इस गठबंधन को मोदी के खौफ से बना बेमेल जोड़ कहा है। नीतीश कुमार ने लालू के शासन को जंगल राज के कर मत प्राप्त किए थे, वो नीतीश कुमार आज सत्ता के कारण लालू यादव की गोदी में बैठते हुए जरा भी संकोच नहीं कर रहे, उनको शर्म नहीं आया। मित्रों, इससे अपवित्र को और कोई संगठन नहीं हो सकता। चुनावी गठबंधन भी बनते हैं सिद्धांतों के आधार पर, सिद्धांतों की साम्यता के आधार पर, विचार की साम्यता के आधार पर। कल तक घोर विरोधी रहने वाले लालू और नीतीश बाहों में बाह है। साल 1994 में आरजेडी से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाने पर नीतीश लालू से अलग हुए थे और उसके बाद जेडीयू के गठन होने पर नीतीश लालू के मुख्य विरोधी के तौर पर उभर कर सामने आए थे। कालाधन वापसी पर सरकार और एजेंसियों ने दिखाई तेजी। अब तक 24,000 मामलों का खुलासा। इनकम टैक्स के साथ ही एसआईटी कर रही है जांच। न्यूजीलैंड, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क और लंदन से मिली ब्लैक मनी पर अहम जानकारियां। ब्लैक मनी वापस लाने की केंद्र सरकार की कवायद अब रंग लाती दिख रही है। केंद्र सरकार को काले धन से जुड़ी करीब 24,000 जानकारियां मिली हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से मिली इन जानकारियों में ऐसे खातों की जानकारी है जो या तो संदिग्ध हैं या फिर इन खातों में टैक्स चोरी से जमा की गई रकम है। केंद्र सरकार के पास ये जानकारी बीते फाइनेंशियल ईयर की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने काले धन के मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जो अब सारे मामलों और जानकारियों पर अपनी नजरें टिकाई हुई है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा देशों से मिली जानकारियों से एसआईटी की जांच को रफ्तार मिलेगी। माना जा रहा है कि एसआईटी इन खातों की जांच जल्द शुरू कर सकता है।
जानकारी साझा करने वाले देशों में न्यूजीलैंड, स्पेन, यूके, स्वीडन और डेनमार्क सहित कई देश शामिल हैं। इबोला के खतरे से बचने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तमाम एयरपोर्ट पर चेकिंग की जा रही है। दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में इलाज के लिए केंद्र बनाए गए हैं। अफ्रीका के एक देश से लौटे एक व्यक्ति की चेन्नई के सरकारी अस्पताल में इबोला वायरस के लिए जांच और निगरानी की गई। आम लोगों को इस वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। अफ्रीकी देशों में 1000 से ज्यादा मौतों के बाद पूरी दुनिया इबोला वायरस को लेकर बेहद चौकन्नी हो गई है। केंद्र सरकार भी इबोला वायरस के हमले के खतरे को लेकर सतर्क हो गई है। इबोला वायरस पर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन बनाए गए हैं ताकि खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाए जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इबोला के इलाज का केंद्र खोला गया है, तो मुंबई में कस्तूरबा और जेजे अस्पताल में यानी 2 जगहों पर स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। बेंगलोर में भी इबोला से निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश में इबोला का अभी एक भी मरीज नहीं, लेकिन एक भारतीय वतन लौट चुका है जिसने उस प्लेन में सफर किया था जिसमें इबोला का मरीज था। WHO ने सूचना दी थी कि एक भारतीय यात्री भी उस फ्लाइट में सवार था जिसमें इबोला वायरस से पीड़ित विदेशी ने मोनरोवियो से लागोस तक यात्रा की थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक उस शख्स को ढूंढ लिया गया है और वो फिलहाल स्वस्थ है। वहीं चेन्नई में इबोला के संदिग्ध मरीज सामने आने की खबरों से भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ गई थी, पर भारत के लिए खुशखबरी है कि संदिग्ध मरीज में इबोला महामारी के लक्षण नहीं हैं। मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये व्यक्ति अफ्रीकी देश गिनी से भारत लौटा है। पूर्व बीजेपी नेता जसवंत सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। जसवंत सिंह अब भी कोमा में हैं। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। जसवंत सिंह अपने घर में गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें सर पर गंभीर चोट आई थी। बीते शुक्रवार की रात उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बीजेपी के पूर्व नेता जसवंत सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है और वो अभी भी आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में ICU में भर्ती हैं। सिंह के सिर में चोट आई थी। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 76 साल के जसवंत सिंह कोमा में हैं। उन्हें शुक्रवार को रात 1 बजे अस्पताल में उस वक्त भर्ती कराया गया था जब उन्हें गिरने पर चोट आई थी। तब से वो वेंटिलेटर पर हैं। सिंह ने वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री और वित्त मंत्री का पद संभाला था। उन्हें राजस्थान में बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला करने के बाद इस साल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट से टिकट देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया था। आज दिल्ली हाई कोर्ट में ई-रिक्शा पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने ई-रिक्शा पर बैन लगा रखा है। वहीं सरकार ने ई-रिक्शा के मामले पर कोर्ट को गाइडलाइन सौंप दी है, जिसमें ई-रिक्शा को रेगुलेट करने के लिए तमाम कदमों का जिक्र किया गया है। सरकार ई-रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाने को भी तैयार है और अब देखना होगा कि आज ई-रिक्शा से बैन हटता है या नहीं। आज दिल्ली हाई कोर्ट में ई-रिक्शा मामले पर सुनवाई होगी। सरकार ने ई-रिक्शा पर कानून बनाने के लिए 2 महीने का समय मांगा है। ई-रिक्शा मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बिना किसी रेगुलेशन के दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस बीच केंद्र सरकार ने अदालत को ई-रिक्शा की गाइडलाइन सौंप दी है, जिसके मुताबिक ई-रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत लाया जाएगा। इसकी अधिकतम रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की जाएगी। ई-रिक्शा में अधिकतम 4 लोगों को बैठाने की अनुमति होगी। साथ ही इसमें 50 किलो से ज्यादा सामान ढोने की इजाजत नहीं होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक इनका रजिस्ट्रेशन आसान होगा और इसकी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत को दी जाएगी। ई-रिक्शा ड्राइवरों को लाइसेंस लेना होगा और हर 3 साल पर इसे रिन्यू कराना होगा। सरकार ने अदालत में कहा है कि सरकार गाइडलाइन के आधार पर ई-रिक्शा के लिए कानून बनाएगी, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया को पूरा करने में 2 महीने का समय लग सकता है। लिहाजा दिल्ली में तब तक 2010 से चल रहे 80,000 ई-रिक्शा चालकों को रोजी रोटी को देखते हुए उन्हें फौरन राहत दी जाए। इसके लिए सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ई-रिक्शा को रेगुलेट करने के लिए निर्देश दे सकती है। सरकार ने कानून बनने तक ई-रिक्शा के लिए कुछ सुझाव भी पेश किए हैं। फिलहाल अब दिल्ली में ई-रिक्शा का भविष्य अदालत के हाथ में है और देखना होगा कि हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है। मुंबई की पहचान है दही हांडी, लेकिन इस साल दही हांडी का ये पर्व अपनी चमक खोता दिख रहा है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ ऐसे निर्देश दिए हैं जिसका असर दही हांडी के आयोजन पर पड़ेगा। कहा जा सकता है कि इस साल दही हांडी की मस्ती तो देखने को मिलेगी, पर हर साल की तरह नहीं। मुंबई में इस बार दही हांडी की चमक फीकी रहने वाली है। इस बार दही हांडी के उत्सव में वो जोश खरोश नहीं दिखने वाला है जो इस पर्व की पहचान हुआ करता था। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट दही हांडी के आयोजन पर सख्त हो चुका है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो दही हांडी के दौरान बनने वाले मानव पिरामिड की लंबाई को निश्चित करें। इसके साथ ही मानव पिरामिड में 5 स्तर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर अब ज्यादा इनाम और ज्यादा ऊंचा मानव पिरामिड बनने और बनाने का रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा।
इसके साथ ही चाइल्ड वेलफेयर ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को गोविंदा बनने पर रोक लगा दी है। इससे छोटे बच्चों को मानव पिरामिड में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी आयोजक मंडल 65 डेसिबल से ज्यादा का डीजे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इन नियमों के साए में दही हांडी का आयोजन की रौनक बेहद कम हो जाएगी। इस फैसले के पीछे दही हांडी आयोजनों में हर साल होने वाले वो आयोजन हैं जिनमें कई हादसे होते रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई में दही हांडी आयोजक मंडल का कारोबार करीब 300 करोड़ का होता है। यूपी सरकार सरकारी दफ्तरों में होने वाली यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्त दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अहम फैसले लिए हैं। यूपी सरकार ने सरकारी सेवा नियमावली में भी कई बदलाव किए हैं ताकि सरकारी दफ्तरों में होने वाली ऐसी घटनाओं पर काबू पाया जा सके और आरोपियों के खिलाफ समय पर कड़ी कार्रवाई हो सके। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों से गिरती साख से परेशान यूपी सरकार ने एक नई पहल की है। सरकारी दफ्तरों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सख्त नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अहम फैसले लिए हैं। अब सरकारी दफ्तरों में यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच एक कमेटी करेगी। अब तक पहले शुरुआती जांच होती थी जिसमें शिकायत के सही पाए जाने के बाद विस्तृत जांच होती थी और जांच के पूरा होने में एक लंबा वक्त लग जाता था। नए फैसले के मुताबिक आरोप सही पाए जाने पर आरोपी का 1 साल या 1 से अधिक साल का इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। साथ ही सर्विस बुक में बैड एंट्री भी की जाएगी। इसके अलावा इंक्रीमेंट के लिए योग्यता की अवधि भी बढ़ाई जाएगी। अखिलेश सरकार ने यूपी सरकारी सेवक अनुशासन और अपील नियमावली में भी संशोधन किया है और अब इसके दायरे में कर्मचारियों के साथ अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। यूपी सरकार ने फैसला लेने के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यूपी में 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी अभी भी कशमकश के हालात से गुजर रही है। हालांकि अब बीजेपी ने टिकट चाहने वालों के लिए एक फॉर्मूला इजाद किया है और जो इस फॉर्मूले के हिसाब से फिट होगा वही टिकट का दावेदार बनेगा। यूपी की विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इन सीटों को लेकर बीजेपी के भीतर घमासान मचा हुआ है। मोदी लहर के भरोसे सूबे की 31 सीटों पर जीत का परचम लहरा चुकी बीजेपी के लिए ये 12 सीटें साख का सबब बनी हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने सभी 12 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं इन सीटों के लिए टिकट मांगने वालों की कतार लंबी होती जा रही है और स्थानीय स्तर पर टिकटों के लिए लॉबिंग का खेल जारी हो चुका है। पार्टी आलाकमान ने टिकट बांटने के लिए अलग तरीका खोज निकाला है जिसके तहत अब उन्हीं का नाम टिकट के दावेदारों में शामिल होगा जो विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हों। इस फॉर्मूले की सबसे अहम व्यवस्था ये है कि टिकट का दावेदार किसी सांसद, विधायक या नेता का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टिकट पाने की चाह रखने वाले की छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और महामंत्री सुनील बंसल को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे इस बात की निगरानी करें कि फॉर्मूले के हिसाब से दावेदारों की लिस्ट तैयार हो। इस नए फॉर्मूले से पहचान और लॉबिंग के भरोसे टिकट चाहने वालों में निराशा है, लेकिन देखना होगा कि ये फॉर्मूला हकीकत में काम करता है या नहीं। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्डों से जुड़ी जमीन में हेराफेरी का मामला सियासी और हिंसक हो चुका है। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद के निशाने पर वक्फ मामलों के मंत्री आजम खान हैं, तो अब आजम ने जव्वाद पर किया है बेहद तीखा हमला। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान और शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद के बीच चल रही जबानी जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव को लेकर शुरू हुआ विवाद और गहरा गया है। यूपी के केंद्रीय मंत्री आजम खान ने एक बार फिर शिया धर्मगुरु का नाम लिए बगैर ही उनको निशाने पर लिया है। आजम खान ने कल्बे जव्वाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि धार्मिक पद को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आजम खान के आरोपों की बारिश यही नहीं थमी और कहा कि शिया धर्मगुरु मुस्लिमों की दफनाने की जगह यानी कब्रिस्तान तक को अपने फायदे के लिए बेच रहे हैं। मैंने तो नाम लिया नहीं, मगर ये एक साहब अपने आप को क्यों समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि उन्होंने 22 बीघा जमीन बेचकर प्लॉटिंग की है जिस जमीन के मुतवल्लिक है, क्योंकि वो कब्रें बेचते हैं, मुर्दों को नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्होंने हुसैनी सराय बिकवाई अपने बहनों से, करबला बिकवाई अपने बहनों से, 4 मस्जिदें शहीद करा के उनकी जमीनों की प्लॉटिंग कराकर बेची। इससे पहले मौलाना जव्वाद ने आजम खान पर शिया वक्फ बोर्ड पर कब्जा करने का आरोप लगाकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था। शिया धर्मगुरु ने इसकी शिकायत शिया समुदाय के लोगों के साथ मिलकर सीएम अखिलेश यादव से भी की थी। मौलाना ने मुख्यमंत्री से शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव निष्पक्ष रूप से कराने की मांग भी की है। वहीं आजम खान ने भी मौलाना जव्वाद पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगा इसकी जाँच CBI से कराने की मांग की है। इससे पहले भी आजम खान ने धर्मगुरु पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मौलाना कर रहे हैं उससे लगता है कि वो बीजेपी में अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। भारी बारिश और बाढ़ से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। शिव की नगरी काशी भी इससे बच नहीं पाई है। आलम यह है कि वाराणसी में गंगा नदी अब गलियों तक पहुंच गई है और गंगा किनारे होने वाली गंगा आरती भी घाटों से बढ़कर गलियों के मुहाने तक
पहुंच गई है।